हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट। तो हम लोग हर एक चीज़ को, जितना भी चीज़ इसमें, इसको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है? सेल्स। सेल्स कैसे निकालते हैं? अगर बेसिक क्वेश्चन आए तो कोई भी बोलेगा क्वांटिटी इंटू प्राइस क्या होता है, सेल्स हो जाता है। तो ये वही सेल्स को यहाँ लिखेंगे क्या? तो सवाल होता है, इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या आता है? नेट सेल्स आता है। और क्वांटिटी इंटू प्राइस आपको क्या देता है? ये ग्रॉस सेल्स देता है। तो अब बात आता है कि ग्रॉस सेल्स से नेट सेल्स पे कैसे आए, इसका मतलब क्या हुआ? तो ग्रॉस सेल्स आपका मतलब हुआ, इसको समझते हैं कि 100 यूनिट्स था, ठीक है, और आपने उसको 100 रुपीज़ में बेचा, 10,000। इसमें से कुछ सामान आपको वापस हो गया, 2,000 का आपको, ए को आपने सामान बेचा, ए ने 2,000 का सामान आपको वापस कर दिया। और क्या हुआ? और 500 का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे इस केस में कि नेट सेल्स क्या होगा, नेट सेल्स अब हो जाएगा तो 2500 10,000 से माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया आपका? 7500, 58 to 10, ठीक है। 7500 आपका नेट सेल्स रहा। तो जब बात आएगा कि नेट सेल्स में क्या जाएगा, तो नेट सेल्स में 7500 जाएगा। इसमें क्या माइनस हो गया? फर्स्ट सेल्स रिटर्न, दूसरा डिस्काउंट अलाउड। क्यों? आपने 10,000 का जब सामान बेचा तो क्या 10,000 का सामान पे कुछ हुआ कि वो उतना ही लगे? अगर ये सेल्स रिटर्न या डिस्काउंट अलाउड नहीं आता तब तो आपने 10,000 में बेचा, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन जब आपने सेल्स रिटर्न, उस बंदे ने सामान आपको लौटा दिया, उसके पास या तो सामान ज़्यादा हो गया या फिर आपका गुड्स डिफेक्टिव था, तो उतना का सामान, 2,000 का सामान लौटा दिया, तो अब आपका सेल्स कितना रहा? तो अब बोलोगे आप मेरा सेल्स रहा 8,000 का। फिर बात आया कि दूसरे बंदे को आपने बेचा, वो आपसे 500 रुपये का डिस्काउंट ले लिया, उसको आपने डिस्काउंट दे दिया 500 का, तो सेल्स कितना का हुआ? 7500 का हुआ। यही होता है नेट सेल्स। तो हम लोग जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो नेट सेल्स लेंगे। तो बहुत छोटी सी बात थी, इसलिए इसको जल्दी से हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ पे। तो अब आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स, छोटा में इसको कहा जाता है कॉग्स। तो कॉग्स क्या होता है? सिंपल सा चीज़ है। कॉस्ट, किस चीज़ का कॉस्ट? तो गुड्स सोल्ड का, जो गुड्स बिक गया, उस गुड्स का नहीं जो बिकने के लिए तैयार है, अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या? अवेलेबल फॉर सेल। वो यहाँ नहीं आ सकता है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और लेना क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिक गया। तो वो कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास 1,000 का गुड्स क्या है? AFS है, मतलब अवेलेबल फॉर सेल है, ठीक है। लेकिन साल के एंड में आपके पास, ईयर एंड में आपके पास 200 का गुड्स बचा हुआ है। आपने जब स्टार्ट किया तो आपके पास 1,000 का गुड्स था सब कुछ के साथ, लेकिन जब ईयर एंड हुआ तब आपके पास 200 का गुड्स बचा हुआ है अभी भी। तो आपने कितना का बेचा? 800 का बेचा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपके पास अवेलेबल था गुड्स 1,000 का, और ईयर एंड, जब ईयर ख़त्म हो गया, जब आपने जा करके अपना वेयर हाउस में चेक किया कि कितना गुड्स मेरे पास बचा है, तो आपको दिखता है कि वहाँ पर 200 का गुड्स बचा हुआ है। तो फिर आपने बेचा कितने का? 800 का। यही आपका क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो बच गया ये 200, ये क्या है आपका? एंडिंग इन्वेंट्री। और ये क्या हो गया आपका? अवेलेबल फॉर सेल। तो अगर इससे आपको फॉर्मूला बोले बनाने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो कहाँ लिखें? अच्छा, यहाँ लिखते हैं। अगर आपको बोले कॉग्स का फॉर्मूला बनाने, तो आप क्या बनाओगे? अवेलेबल फॉर सेल कितना था? 1,000 का था। तो हम लोग कॉग्स कैसे निकालते? 1,000 था, ईयर एंड में 200 था, तो इससे हम लोग निकाले थे 800, ऐसे निकाले थे। तो अगर इसको फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस क्या है? एंडिंग इन्वेंट्री। 1000 माइनस 200 क्या आ गया आपका? 800। ये कॉग्स में बचा था। तो ये फॉर्मूला होता है आपका कॉग्स निकालने का, कि कॉग्स ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस एंडिंग इन्वेंट्री कर दिए। लेकिन अगर आपको ये अवेलेबल फॉर सेल ही नहीं दिया हो तब कैसे निकालेंगे? ये तो समझ आ गया, सिंपल सा था कि इतना था सामान मेरे पास, इतना लास्ट में बचा,
तो जो भी डिफरेंस होगा उतना मैंने बेचा। ये तो सिंपल सा निकल गया एक तरीका। बात तब आती है जब आपको अवेलेबल फॉर सेल नहीं दिया रहेगा। तो अवेलेबल फॉर सेल कैसे निकालेंगे? तो अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला होता है बिगनिंग इन्वेंट्री। मतलब क्या, स्टार्टिंग में जब आपने साल स्टार्ट किया तब आपके पास कितना था, उसके बाद आपने कुछ क्या किया, परचेज किया होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपके पास जितना बिगनिंग इन्वेंट्री था उतना से काम हो सके। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि उतना से ही काम चल जाए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, परचेज भी करते हैं हम लोग। परचेज के बाद क्या होता है, परचेज करते हैं तो उस सामान को लाना पड़ता है। उसको लाने के लिए हमें क्या लगता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे क्या, फ्रेट इनवर्ड, जो लाने में खर्च पड़ा उसको क्या कहेंगे, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। और क्या, लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी आएगा आपका। अब क्या क्या है आपके पास, बिगनिंग इन्वेंट्री पहला, परचेज दूसरा, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस, चौथा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये चारों चीज मिल करके, अगर पेन का बात करें, इस पेन को तैयार करता है। तो ये क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें आपका जो 10,000 वाला चीज़ वो यहाँ तैयार है। तो क्या ये 10,000 का बिका अभी तक? नहीं। इसमें से कितना बच गया था, एंडिंग इन्वेंट्री आपका 200 का बच गया था। तो कॉस्ट कितना का हो गया, ये सब को जोड़ने पे कितना आया, 10,000। एंडिंग इन्वेंट्री कितना था, 2,200, माइनस कर दिए 9,800। ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है, बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये आपको देगा क्या, कॉस्ट, COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें हम लोग क्या माइनस कर देंगे, एंडिंग इन्वेंट्री। तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आ गई बात? मतलब अगर इसको नॉर्मल, अगर आप एक ही फॉर्मूला चाहो तो बना सकते हो इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। वो क्या होगा, बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस एंडिंग इन्वेंट्री। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जो लिखो बात तो सेम है। तो कॉग्स के बाद जब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है क्या, ग्रॉस मार्जिन। क्यों, क्योंकि ये नेट क्यों नहीं, यहाँ पे नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट आप देखो तो बहुत नीचे है, यहाँ पे आपका नेट इनकम है। तो ये ऐसा क्यों है, तो याद करें हम लोग क्लास 11th में ट्रेडिंग PL बनाए थे। तो ट्रेडिंग में आपको क्या, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। उसमें हम लोग क्या करते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम को माइनस प्लस करते थे। तो ये सब क्या हुआ आपका, ये सब आपको हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंस स्लैश इनकम। तो उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपको, नेट इनकम। ये सब आपका इनडायरेक्ट हुआ। ये कॉस्ट क्या है आपका, ये है डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। ये सारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ग्रॉस में से इनडायरेक्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेट। जो ट्रेडिंग PL में बनाए थे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम इक्वल टू नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, सेम चीज़ है। तो इससे हमें मिल गया ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन के बाद आता है आपको ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग SG&A। और इसमें क्या आ सकता है, SG&A क्या हुआ, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इसमें क्या आ सकता है आपका, जब आप बेचते हो, अगर मान के चलो आपका एक आउटलेट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, सैलरी देंगे आप एम्प्लॉय को, तो वो सब किसका है, SG&A का पार्ट है। और क्या आ सकता है इसमें, SG&A आ सकता है आपको और भी नॉर्मल, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। और क्या आ सकता है इसमें आपको, तो जितना भी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ जो बताना था, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट लेकिन डिफर कर जाता है। इम्पेयरमेंट भी आपका एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन ये डिफर करता है किस केस में, दो केस। एक होता है आपको सैक रजिस्टर्ड, एक होता है नॉन सैक रजिस्टर्ड। अगर जिस भी आप फर्म का कर रहे हो वो सैक रजिस्टर्ड है तो इम्पेयरमेंट लॉस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। लेकिन अगर वो सैक रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो चला जाएगा। अगर वो सैक रजिस्टर्ड है तो आपका कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। लेकिन अगर वो नॉन सैक रजिस्टर्ड है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चल जाएगा। उसका इम्पेयरमेंट आपको इसमें नहीं दिखाना है, SG&A या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आप नहीं दिखा सकते हो। ये आपको हुआ। और क्या आ सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट आपको जो हुआ, R&D कॉस्ट, ये सारा आपका किस में आ जाता है, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद आपका आता है ऑपरेटिंग इनकम। मतलब क्या हुआ, हम लोग सेल्स से स्टार्ट किए थे, लेते जैसे ओके 10,000, कॉग्स आपको
कितना था 9800 लेके चलते हैं 9800, तो फिर बहुत कम हो जाएगा, 2000 लेके चलते हैं, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन आपका कितना हुआ 8000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपको SG&A कितना था, लेते हैं इसको भी 2000 था, ठीक है। R&D आपका था 500, और क्या ले सकते हैं, इम्पेयरमेंट लेंगे हम लोग सैक रजिस्टर्ड के केस में, ये भी 500, तो टोटल कितना हो गया 3000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका कितना है 3000, तो आपको आप ऑपरेटिंग इनकम OI क्या हुआ, ऑपरेटिंग इनकम कितना हुआ 5000 का आपका हो गया ऑपरेटिंग इनकम। तो इस ऑपरेटिंग इनकम में क्या ये NOI क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस। अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस क्या हुआ, ये ऑपरेटिंग इनकम क्या हुआ, इन दोनों में अंतर क्या हुआ, यहाँ पे नॉन लगा हुआ है। बेसिक सा एग्जांपल है, ऑपरेटिंग इनकम क्या हुआ, जो आप डेली वर्क करते हो, जिससे आपका रोजी रोटी चलता है, जिससे आपका बिजनेस चलता है, वो आता है आपका किस में, ऑपरेटिंग इनकम में। नॉन ऑपरेटिंग क्या हुआ, जैसे अगर मेरा कोई बिजनेस है लेकिन हम किसी और के फर्म में किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए, शेयर्स खरीदे हुए, तो उस पर हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, वो आएगा आपको। डिविडेंड रिसीव करेंगे अगर किसी में हम पैसा लगाए हुए हैं, ये आएगा आपको। और क्या आ सकता है, सेल गेन ऑन सेल, किसी भी आप फर्नीचर फिक्स एसेट को बेचते हो उसका गेन आपको इसमें आएगा। ये सब क्या हुआ आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुआ। हमेशा आप ये नहीं करते हो, ये आपका डेली वर्क नहीं है, यही आपका काम नहीं है। बिना काम के और क्या क्या आपको इनकम और एक्सपेंस हो रहा है, वो होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस में। सिंपल सा चीज़ है, आप देखना वो फर्म काम क्या करता है। अगर आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो देखो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ वो फर्म काम क्या करता है, उस पर देखना जो भी चीज़ आपका दिया रहेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब क्या वो कर रहा है, तो वो कहीं पैसा लगाएगा तब ना वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, डिविडेंड रिसीव कर रहा है, तो वो उसका ऑपरेटिंग चीज़ है नहीं, वो उसका ऑपरेटिंग काम नहीं है, वो उसका बिजनेस का काम नहीं है, वो अलग से ये काम कर रहा है। तो जो भी चीज़ अलग से करते हैं वो किस में आता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो फिर लेके चलते हैं कि उस बंदे को उसने इंटरेस्ट रिसीव किया 500 का, ठीक है, प्लस 500। अगर एक्सपेंस रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, तो प्लस 500 हम लोग लेके चल रहे हैं, 5500 फिलहाल के लिए। तो ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम, इसे कहते हैं हम लोग कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, OP। एक मिनट, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, ये क्या होगा आपका इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंटिन्यूइंग का मतलब क्या, ये चल रहा है, ये क्या हुआ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि हम बोले कि ऑपरेटिंग ही है सिर्फ, आपका ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग, लेकिन दोनों क्या है, कंटिन्यू है, दोनों चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये दोनों को जब जोड़ दोगे, ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपको क्या दे देगा, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ। लेकिन क्या और भी एक चीज़ है क्या, बिफोर टैक्स, टैक्स के पेमेंट से पहले। क्या हम लोग अभी तक टैक्स कहीं दिए हैं, टैक्स है, SG&A है, R&D है, इम्पेयरमेंट है, आपको फिर क्या है, फिर इंटरेस्ट रिसीव है, आपका कॉस्ट है, कहीं टैक्स आया नहीं। तो ये क्या हो गया आपका इनकम बिफोर टैक्स। लेकिन क्या हमें टैक्स पे करना जरूरी है, तो हम लोग आप क्या करेंगे, अब हम लोग टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स लेते हैं हम लोग 10%। तो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि दिया रहेगा 10% किस पे होगा, तो ये आपका इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स पे होगा। टैक्स कैसे निकालेंगे, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स इनटू टैक्स रेट। तो आपका इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो है वो कितना है, 5500 है, 5500 इंटू टैक्स कितना है 10%, 550 आपका क्या हो गया टैक्स। तो हमें ये टैक्स किसको, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो फिर इधर साफ कर देते हैं, एक मिनट, इसे हम लोग यहाँ लिखते हैं 10,000 था, ठीक है, 2000 का कॉस्ट गया,
8,000, 3,000 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, 5,000 आपका ऑपरेटिंग इनकम था, नॉन ऑपरेटिंग से आपका 500 आया था, 5,500 आपका था इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स। टैक्स का पेमेंट हम लोग किए कितना 550 का, एक मिनट 8 होगा 1459, ठीक है 4950। ये आपका क्या हुआ इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। हमने क्या किया टैक्स पे कर दिया। अब फिर आता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन समझते हैं क्या होता है, मतलब आपके बिजनेस का एक ऐसा पार्ट जो पहले चलता था हमने अब उसे बंद करने का सोचा। इसमें कुछ केस है। पहला चीज़ क्या है इसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में, ए होना चाहिए हेल्ड फॉर सेल, और दूसरा वो एक बड़ा पार्ट होना चाहिए, मतलब खुद का वो एक सेगमेंट होना चाहिए। मान के चलिए अगर आप 4 चीज़ बनाते हैं, पेन बनाते हैं आप, और दूसरा क्या बनाते हैं हम लोग तो लेते हैं बोर्ड बनाते हैं, और ये डस्टर बनाते हैं, तो ये 3 चीज़ का काम करते हैं, और इसमें से ये डस्टर का बिजनेस अच्छा नहीं चला तो डस्टर का बिजनेस अगर बंद करना है तो वो आपका बिग पार्ट में आएगा। लेकिन अगर आप छोटा छोटा चीज़ बात करते हैं तो छोटा छोटा चीज़ एक चीज़ को हटाओगे तो वो नहीं होगा। एक डस्टर को हटाना कोई चीज़ नहीं है, पूरा डस्टर को अगर पूरे डस्टर का प्रोडक्शन बंद करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। तो ये पहला केस होना चाहिए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए, वो ऑपरेशन पूरा तरीके से बंद होगा तो ये डस्टर का पूरा जितना भी डस्टर बनाने का आपका मशीन से सब क्लोज हो गया। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया, इसे हम लोग बेच देंगे, तो ये बिग पार्ट हुआ। दूसरा क्या है आपका हेल्ड फॉर सेल, जो अभी आप बोले उसे हम लोग बेच देंगे। हेल्ड फॉर सेल, सेल नहीं हुआ है, हेल्ड फॉर सेल। उसके लिए 3 चीज होता है PAC, 3P 2A 1C। ये आपको बताता है कि आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है या नहीं है। तो पहला P क्या है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो 3P PPP 2A 1C प्लान प्रोग्राम ये क्या क्या है आपका प्लान है, प्रोग्राम है, प्रोबेबल। प्लान कर चुका है मैनेजमेंट बेचने का, प्रोग्राम इसका बन चुका है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं कि इसको हम लोग बंद करेंगे। इसके बाद आपका क्या है अवेलेबल, A फॉर अवेलेबल। किस चीज़ के लिए अवेलेबल है तो बेचने के लिए अवेलेबल है। अवेलेबल फॉर सेल, जो आपका हेल्ड फॉर सेल है ये आपका अवेलेबल फॉर सेल है। और इसमें क्या है आपको एक्टिवली मार्केटेड। एक्टिवली मार्केटेड का मतलब क्या होता है, एक्टिवली मार्केटेड मतलब हम लोग जोर शोर से मार्केटिंग कर रहे हैं इस चीज़ को जल्दी से हटाने का। हम लोग पहले बोल चुके हैं, प्लान बन चुका है पहले ही, टॉप लेवल ने डिसाइड कर लिया ऐसे बेच देंगे। इसके लिए जो जो काम जो पेपर वर्क करना है वो भी हो गया, प्रोग्रामिंग भी इसका हो गया। प्रोबेबिलिटी है कि इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये काम को मतलब हम लोग को हटाना है, डिस्पोज ऑफ करना है। चौथा क्या अवेलेबल है, हम लोग उसको अभी बेचने के लिए तैयार है, अवेलेबल फॉर सेल, कोई आएगा तो उसे बेच देंगे। तीसरा उसके बाद क्या है सेकंड डे क्या है एक्टिवली मार्केटेड, हम लोग पूरे जोर शोर से मार्केटिंग कर रहे हैं कि अगर आपको लेना है तो लो, कोई बोर्डिंग लेके खड़ा है, ये सामान लेना है, ये डस्टर का प्रोडक्शन आपको लेना है तो ले लो, हमको और नहीं चाहिए। और उसके बाद क्या है 3P 2A 1C चेंजेस इज अनलाइक, चेंजेस इज अनलाइक मतलब क्या, ये जो प्लान हम लोग बनाए हैं इसको चेंज करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जब ये सारा चीज़ होगा तब माना जाएगा कि आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कब होगा, 2 चीज़, एक हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए, दूसरा बिग पार्ट। बिग पार्ट कैसे होगा तो हम लोग देखेंगे, उस एक चीज़ तो नहीं बिक रहा है, पूरा का पूरा उसका प्रोडक्शन उस सेगमेंट को बिकना चाहिए। तो पहला चीज़ आपका बिग पार्ट हो गया। दूसरा क्या है हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल कैसे जानेंगे, उसके लिए क्या है पैक एंड गो। 3P 2A 1C, 3P में क्या क्या है प्लान प्रोग्राम प्रोबेबल, 2A में क्या है अवेलेबल फॉर सेल, अभी बेचने को हम लोग तैयार हैं। उसके बाद क्या है एक्टिवली मार्केटेड, जोरों से मार्केटिंग कर रहे हैं कि इसको ले लो, हमें नहीं चाहिए, आप लोग अपने पास रखो, पैसा हमें दे दो। उसके बाद क्या है चेंजेस अनलाइकली, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम लोग इस प्लान को चेंज करें, मतलब बेचने के प्लान को चेंज करें, हमें बेचना ही है। तो जब ये सारा होगा तब उस क्या बनाएगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस बनाएगा। बिना इनके आप ये नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस बंद हो रहा है। आपको क्वेश्चन में देख करके समझना पड़ेगा कि ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में है या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में ये नहीं है। अब फिर बात आता है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस ये निकाला कैसे जाता है।
तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है एक्चुअल गेन या लॉस प्लस इम्पेयरमेंट। इससे आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन निकल जाएगा। क्या हुआ, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो भी आपको गेन या लॉस होगा उसको बेचने में, उसमें इम्पेयरमेंट को हम लोग जोड़ देंगे। इम्पेयरमेंट कैसे निकलता है, कोई भी किसी भी चीज़ का आपको अगर इम्पेयरमेंट निकालना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, कैरिंग वैल्यू में से एनआरवी माइनस करो। मतलब क्या, कैरिंग जिस उस समय उसको कैरी करने का, बिजनेस में रखने का कितना कॉस्ट पड़ रहा है उसको, कैरिंग वैल्यू लेस क्या, एनआरवी मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसको अभी बिजनेस में कैरी करने पे कितना खर्च पड़ रहा है और अगर उसको बेचेंगे तो क्या पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं इम्पेयरमेंट। कहीं भी अगर आपको इम्पेयरमेंट निकालना हो तो यही फॉर्मूला लगता है, कैरिंग वैल्यू माइनस एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपको क्या मिल जाएगा, इम्पेयरमेंट। फिर बहुत जगह बात आती है कि एनआरवी कैसे निकलेगा। अगर एनआरवी निकालना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये पता करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, फेस वैल्यू लेस कॉग्स आपको दे देगा एनआरवी। ऑल्दो इतना डिटेल में नहीं आने वाला है एग्जाम में, या फिर मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में कहीं पूछेगा, बट ये जानना जरूरी है। एनआरवी कैसे निकलता है, फेस वैल्यू में से कॉग्स अगर माइनस करोगे तो आपको दे देगा कि उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। और सेम आपको इम्पेयरमेंट निकालने के लिए कैरिंग वैल्यू माइनस एनआरवी। ये तो आपको सब जगह यही फॉर्मूला लगे, कहीं भी इम्पेयरमेंट आए, कोई भी केस में आए तो इस पर यही फॉर्मूला होगा, कैरिंग वैल्यू लेस एनआरवी। तो अब बात आता है कि ऐसा है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में सिर्फ आपको प्रॉफिट ही होगा, गेन ही हो सकता है, लॉस भी तो हो सकता है बेचने में। तो इन केस अगर आपको प्रॉफिट होता है, या फिर गेन लिखते हैं इसको, अगर आपको गेन होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कैरी करने में तो क्या होगा, तो आपको टैक्स एक्सपेंस होगा, टैक्स का खर्चा बढ़ जाएगा। गेन पे हम लोग क्या टैक्स पे करना पड़ता है, उल्टा हो जाएगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इन केस ऑफ लॉस, टैक्स एक्सपेंस आपका प्लस हो जाएगा। क्योंकि लॉस हुआ, टैक्स तो आपका खर्चा नहीं होगा ना, वो जो टैक्स एक्सपेंस होने वाला था वो क्या ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हुआ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, सेल्स लेस कॉग्स, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन में हम लोग क्या किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, SG&A, R&D ये सब को जब माइनस किया तो क्या आया आपको, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में हम लोग क्या किए, नेट ऑपरेटिंग सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस माइनस किए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड आपका क्या आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चला जाएगा। फिर हम लोग को क्या मिला उससे, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स। हमने अभी तक टैक्स पे नहीं किया था, इस कारण से क्या बिफोर टैक्स लेस टैक्स। टैक्स किस पे निकालते हैं हम लोग, तो इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो होता है उस पर हम लोग निकालते हैं। जितना भी 30% हो या 20% हो या कितना ही परसेंट हो, हम लोग इस पर निकालते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद कितना हुआ। इसे हम लोग क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन देखेंगे हमारा गेन है या लॉस है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, नेट इनकम। ये क्या हुआ आपका, नेट इनकम आपको दे दिया। तो नेट इनकम कैसे निकला, ग्रॉस में से इतना सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम को हम लोग क्या किए, प्लस किए, माइनस किए, तो आपको क्या मिल गया, नेट इनकम प्लस OCI। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, OCI। OCI क्या होता है, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। ये बैलेंस शीट में कहाँ आता है, यहाँ पे तो पता चल गया कि इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम के बाद OCI आता है, लेकिन ये बैलेंस शीट में कहाँ आता है, तो बैलेंस शीट में जब आप देखोगे तो कॉमन स्टॉक होगा, उसके बाद एपिक आएगा, एडिशनल पेड इन कैपिटल, फिर रिटेन्ड अर्निंग, उसके बाद आता है ACC OCI आपको लिखा रहेगा। मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड OCI। ये जितना भी OCI होता है ये यहाँ पे आ जाता है। तो हम लोग जब बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे तब इसे बताएंगे कि अब कहाँ पे आता है, कैसे आता है, रिटेन अर्निंग कैसे निकलता है, ये सब चीज़ को। तो ये जब आप ऐड कर दोगे तो आपको आता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जैसा हमने पढ़ा है एक्चुअली, तो इसे याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बना दिया गया है। वो क्या है, ऑन टाइड नो सी। मतलब क्या, ऑन टाइड, टाइड आ रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया आपका O, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस हो गया आपका N, ये T क्या हो गया आपका
टैक्स, फिर क्या है आपका ये इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स ऑन ऑपरेटिंग इनकम आपका हुआ, एन क्या हुआ नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस, टी हो गया टैक्स, तो इससे आपको क्या है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, डी आपका हो गया डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, एन हो गया नेट इनकम, ओ हो गया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सॉरी ओ हो गया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब ऑन टाइड नोसी। ये आपका बेसिक इनकम स्टेटमेंट हुआ। ये इनकम स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है जब हम लोग आगे CFS करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। अभी इनकम स्टेटमेंट तक रखते हैं। थैंक यू।